कैपिटल या रेवेन्यू, बिजनेस और टैक्स की दुनिया में शायद ही कोई सवाल इससे ज़्यादा फंडामेंटल हो। एक गलत फैसला आपकी कंपनी की पूरी फाइनेंशियल हेल्थ पर असर डाल सकता है। आज हम एक ऐसी ही लीगल पजल को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जुड़ी है बोनस शेयर्स इशू करने के खर्चे से। हमारे पास सोर्स है सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट, CIT वर्सेस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और उससे जुड़े कुछ एक्सपर्ट कमेंट्रीज। मिशन बिल्कुल साफ है, इस कॉम्प्लेक्स केस की हर परत को खोलना और समझना। बिल्कुल। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले फाउंडेशन सेट करना बहुत जरूरी है। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का फर्क। राइट। सिंपली पुट, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स वो खर्चा है जिससे बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म एसेट या कह सकते हैं एडवांटेज मिलता है। जैसे कोई नई फैक्ट्री लगा ली। एग्जैक्टली या नई टेक्नोलॉजी खरीद ली। इससे आपकी प्रॉफिट कमाने की जो मशीन है या तो बड़ी होती है या बेहतर होती है। दूसरी तरफ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बिजनेस को डे टू डे चलाने का खर्चा है, सैलरीज, रेंट, मार्केटिंग, ये सब। ओके। और आज का हमारा कोर क्वेश्चन यही है कि जब एक कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है तो उस पर जो खर्चा हुआ वो इन दोनों में से किस कैटेगरी में फिट होता है। ठीक है, तो चलिए इस केस की फाइल खोलते हैं। कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से, जो इस केस में असेसी है, और असेसमेंट ईयर है 1991-92। काफी पुराना मामला है। हाँ, तो हुआ ये कि असेसिंग ऑफिसर मतलब टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर थे, उन्होंने GIC का एक खर्चा डिसअलाउ कर दिया। अमाउंट था 1,04,28,500 रुपए। 1 करोड़ से ज्यादा? ये खर्चा किस चीज पर था? ये 2 चीजों के लिए था। एक, कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को 75 करोड़ से बढ़ाकर 250 करोड़ करना, और दूसरा बोनस शेयर इशू करना। ओके, तो असेसिंग ऑफिसर का आर्ग्यूमेंट क्या था? उन्होंने इसे डिसअलाउ क्यों किया? उनका तर्क बिल्कुल सीधा था। जैसा कि जजमेंट के पैराग्राफ 3 में लिखा है, उनके मुताबिक ये खर्चा एक कैपिटल एसेट ऑफ अ ड्यूरेबल नेचर क्रिएट कर रहा था। हाँ। उनका व्यू था कि इससे कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में एक परमानेंट, एक लॉन्ग लास्टिंग बदलाव आ रहा है। इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू नहीं। राइट। लॉजिकल लगता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन GIC ने अपील किया होगा? ऑफ कोर्स। मामला गया कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के पास, और वहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आया। अच्छा। हाँ, और यही इस केस का पहला टर्निंग पॉइंट है। CIT अपील्स ने इस खर्चे को एक ही नजर से नहीं देखा। उन्होंने इसे बाइफिकेट कर दिया। बाइफिकेट मतलब 2 हिस्सों में बांट दिया? एग्जैक्टली, 2 हिस्सों में। उन्होंने कहा कि ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाने का जो खर्चा है वो तो फ्यूचर के लिए कंपनी की कैपेसिटी बढ़ाता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। GIC ने भी ये बात मान ली। ओके, फेयर इनफ। लेकिन बोनस शेयर्स इशू करने का जो खर्चा था उसे उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर अलाउ कर दिया। और बस यहीं से इस केस की असली लीगल बैटल शुरू हो गई। तो एक ही खर्चे के 2 हिस्से हो गए। हाँ। और दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग। हाँ, और जब ये मामला इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल तक पहुंचा तो उन्होंने भी CIT अपील्स के डिसीजन को सही ठहराया। लेकिन उन्होंने एक ऐसी ऑब्जर्वेशन दी जो मतलब इस पूरे केस का फाउंडेशन बन गई। क्या कहा उन्होंने? पैराग्राफ 6 में ट्राइब्यूनल ने जो कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने साफ साफ कहा, However, in the case of issue of bonus shares, there does not take place an expansion of the capital base of the company, but only reallocation of the existing funds. Wait, reallocation of existing funds. Yeah. ये सुनने में तो सिंपल लगता है, मतलब पैसों को बस यहाँ से वहाँ किया गया है। लेकिन इसका लीगल मतलब क्या है? और अदालतें ये डिसाइड कैसे करती हैं? इसके पीछे कोई डॉक्ट्रिन तो जरूर होगी। जरूर है। इस तरह के केसेस को टेस्ट करने के लिए लीगल वर्ल्ड में एक बहुत फेमस डॉक्ट्रिन है। उसे कहते हैं एंड्योरिंग बेनिफिट डॉक्ट्रिन। एंजॉयिंग बेनिफिट डॉक्ट्रिन? हाँ, ये प्रिंसिपल हमें मिला है एक और हिस्टोरिक केस से, एम्पायर ज्यूट को लिमिटेड v CIT। इस डॉक्ट्रिन का सार यह है कि अगर आप कोई खर्चा एक बार करते हैं, वंस एंड फॉर ऑल, और उससे आपके बिजनेस को एक लंबे समय तक चलने वाला फायदा या एडवांटेज मिलता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल। जजमेंट के पैराग्राफ 11 में कोर्ट ने इस टेस्ट को डिफाइन किया है। इफ द एक्सपेंडिचर इज मेड विद अ व्यू टू ब्रिंगिंग इनटू एग्जिस्टेंस एन एसेट और एन एडवांटेज फॉर द एंड्योरिंग बेनिफिट ऑफ अ ट्रेड, तो अब सारा सवाल इस बात पर आकर टिक गया था
क्या बोनस शेयर्स इशू करने से कंपनी को सच में कोई इंड्योरिंग बेनिफिट मिल रहा है? तो यहाँ पर हम कानून का एक क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, फॉर्म वर्सेस सब्सटेंस। मतलब क्या हम चीज़ों के सिर्फ बाहरी रूप को देखें या उसकी असली हकीकत में उतरें? और हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से पहले देश के अलग-अलग हाई कोर्ट्स में एक मत नहीं था। बिल्कुल नहीं था। देयर वाज अ शार्प डिवाइड। एक तरफ थी गुजरात और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट्स की सोच। केसेस जैसे अहमदाबाद एमएफजी एंड कैलिको पीएलटीडी और वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड में उनका कहना था कि बोनस शेयर्स इशू करने से कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस यानी उसकी साख बढ़ती है, उसका कैपिटल बेस मजबूत दिखता है, मार्केट में उसकी स्टैंडिंग बेहतर होती है। ये सब एक एंड्योरिंग बेनिफिट ही तो है। सो फॉर देम द फॉर्म वाज इम्पोर्टेंट। होल्ड ऑन, ये आर्गुमेंट तो काफी लॉजिकल लगता है। अगर एक आम इंसान के नजरिए से देखें तो अचानक से कंपनी के शेयर्स बढ़ गए, पेड अप कैपिटल बढ़ गई, तो कंपनी ऑन पेपर ज्यादा स्ट्रांग दिखे भी ही। इजंट दैट एन एंड्योरिंग बेनिफिट? बहुत अच्छा सवाल है और आप उसी पॉइंट पर आ गए हैं जहां पूरी लीगल डिबेट टिकी हुई थी। ये था फॉर्म का आर्ग्यूमेंट। अब आते हैं सब्सटेंस पर। दूसरी तरफ थी बॉम्बे और कलकत्ता हाई कोर्ट्स। ओके। केसेस जैसे बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में उनका कहना था, वेट अ मिनट, लेट्स लुक अंडर द हुड। उन्होंने कहा कि इस प्रोसेस में कंपनी के पास एक नया पैसा नहीं आया। जो पैसा पहले रिजर्व्स नाम के अकाउंट में रखा था, अब वो शेयर कैपिटल अकाउंट में चला गया है। इट्स जस्ट अ सिंपल अकाउंटिंग एंट्री। अच्छा। कंपनी की टोटल नेटवर्थ उसके टोटल फंड्स में जरा सा भी फर्क नहीं आया। दे आर्ग्यूड कि कैपिटल बेस का एक्सपेंशन नहीं हुआ है, सिर्फ रिक्लासिफिकेशन हुआ है। तो एक तरफ फॉर्म, दूसरी तरफ सब्सटेंस। जब देश की टॉप कोर्ट्स एक ही मुद्दे पर इतनी अलग-अलग राय रखती हूं, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुलझाने के लिए एक पुराने लेकिन सोने जैसी कीमती जजमेंट का सहारा लिया। केस का नाम है CIT v दालमिया इन्वेस्टमेंट को लिमिटेड। दालमिया इन्वेस्टमेंट। हाँ, और इसमें थे द लेजेंडरी जस्टिस हिदायतुल्ला। उन्होंने बोनस शेयर्स के असली नेचर को समझाने के लिए एक ऐसी एनालॉजी दी जिसे हम कॉइन थ्योरी कह सकते हैं। उनकी बात इतनी पावरफुल थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे इस GIC केस के पैराग्राफ 13 में वर्बेटम कोट किया। क्या थी वो एनालॉजी? उन्होंने कहा, What the shareholder held as a whole rupee coin is held by him after the issue of bonus shares in 250 NP coins. The total value remains the same, but the evidence of that value is not in one certificate but in two. That's brilliant. मतलब आपकी जेब में एक 100 रुपए का नोट था, हाँ, अब आपके पास 50-50 के 2 नोट हैं। हाँ। आपकी दौलत तो उतनी है, बिल्कुल उतनी ही। बस उसके कागज बदल गए। The substance is unchanged, only the form is different. इस एनालॉजी ने तो गुजरात हाई कोर्ट के क्रेडिट वर्थीनेस वाले आर्ग्यूमेंट की हवा ही निकाल दी। Precisely, it completely dismantles the form argument. जस्टिस हिदायतुल्ला ने इसे और आगे पैराग्राफ 14 में एक्सप्लेन किया, जिसे कोर्ट ने दोबारा कोट किया। उन्होंने कहा, The floating capital, which formerly consisted of subscribed capital and the reserves, now becomes the subscribed capital. इसका मतलब है कि कंपनी में जो पैसा काम कर रहा था, वो पहले 2 हिस्सों में था, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और रिजर्व्स। अब वो पूरा का पूरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल बन गया है। No new money has come in. एग्जैक्टली। No new money has entered the company. पैसा जहां था वहीं है, बस उसका अकाउंटिंग लेबल बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि गुजरात हाई कोर्ट का व्यू इस दालमिया जजमेंट के कंप्लीटली कॉन्ट्रेरी है। ये तो हुई लीगल थ्योरी और एनालॉजी की बात, लेकिन मुझे सोर्सेज में एक और दिलचस्प चीज दिखी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कानूनी दलीलों पर ही डिपेंड नहीं किया, उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए सिंपल मैथमेटिक्स का भी इस्तेमाल किया। Yes, to leave absolutely no room for doubt. केस के पैराग्राफ 20 में कोर्ट ने एक सिंपल हाइपोथेटिकल टेबल बनाकर दिखाया। चलिए उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इससे रीएलोकेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगा। ओके। सिचुएशन 1, प्री बोनस इशू। मान लीजिए कंपनी की पेड अप कैपिटल है 100 रुपए और रिजर्व्स है 500 रुपए। तो बिजनेस में लगा टोटल पैसा यानी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ? 100 जमा 500 मतलब 600 रुपए। 600 रुपए, ठीक है। अब एक्शन, बोनस इशू। कंपनी 100 रुपए के बोनस शेयर्स इशू करती है रिजर्व्स में से पैसा निकालकर। अब सिचुएशन 2, पोस्ट बोनस इशू।
अब क्या हुआ? पेड अप कैपिटल हो गई 100 + 100 यानी 200 रुपए, राइट। और रिजर्व्स घटकर हो गए 500 यानी 400 रुपीस। अब इन दोनों को जोड़िए, फाइनल पोजीशन क्या है? पेड अप कैपिटल 200, रिजर्व 400, और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड? अभी भी 600 रुपए ही है। एग्जैक्टली। 600 रुपए। क्रिस्टल क्लियर। कंपनी के पास जो टोटल फंड्स थे वो 1 रुपए से भी नहीं बदले। इस टेबल ने तो सब्सटेंस वाली बात पर फाइनल मोहर लगा दी। तो इस सब के बाद सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला क्या था? उनका रेशियो डिसिडेंडी मतलब फैसले का आधार क्या बना? द फाइनल वर्डिक्ट वाज सिस्टमैटिक एंड वेरी क्लियर। कोर्ट ने एक साफ लकीर खींच दी। पहला, अगर आप फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करते हैं जिससे कंपनी में नया पैसा आता है, तो उस पर हुआ खर्चा हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्योंकि उससे बिजनेस एक्सपैंड होता है। हाँ, जैसा कि ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड के केस में कहा गया था, उससे कंपनी का प्रॉफिट मेकिंग अपैरेटस एक्सपैंड होता है। लेकिन जब आप बोनस शेयर्स इशू करते हैं तो उस पर हुआ खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्योंकि वो सिर्फ एक इंटरनल रीएलोकेशन है। बिल्कुल। उससे ना तो कोई नया फंड आता है, ना ही कैपिटल बेस एक्सपैंड होता है, और ना ही कोई इंड्यूरिंग बेनिफिट क्रिएट होता है इन द ट्रू कमर्शियल सेंस। फैसले का आखिरी हिस्सा पैराग्राफ 23 में सब कुछ साफ कर देता है। कोर्ट कहती है, इन आवर कंसिडर्ड ओपिनियन the view taken by the Bombay and the Calcutta High Courts is correct. The contrary judgments of the Gujarat and the Andhra Pradesh High Courts are erroneous and do not lay down the correct law. तो मामला जीआईसी के फेवर में डिसाइड हुआ। हाँ, असेसी के फेवर में। तो आज की इस पूरी चर्चा का की टेक अवे यही है कि बोनस शेयर्स इशू करना बाहर से देखने पर कैपिटल स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़े बदलाव जैसा लगता है, लेकिन असलियत में ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री है। ये ऐसा है जैसे कंपनी ने अपनी एक जेब से रिजर्व्स एंड सरप्लस से पैसे निकालकर दूसरी जेब शेयर कैपिटल में रख लिए। द कंपनी इज नो रिचर और पोरर देन इट वाज बिफोर। दैट इज द परफेक्ट समरी। सोर्स मटेरियल में इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए दिमाग में बैठाने के लिए एक और शानदार एनालॉजी दी गई है। इमेजिन कीजिए आपके पास एक लाइब्रेरी है, कुछ नई किताबें एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रखी हैं। आप थोड़ा खर्चा करके उन किताबों को बॉक्स से निकालकर एक परमानेंट मजबूत शेल्फ पर सजा देते हैं। अब सोचिए, क्या लाइब्रेरी में किताबों की संख्या बढ़ी? नहीं। क्या कोई नई किताब खरीदी गई? नहीं। आपने सिर्फ अपनी मौजूदा किताबों को एक जगह से दूसरी जगह, एक टेम्पररी घर से एक परमानेंट घर में रीएलोकेट किया है। इस रीएलोकेशन का खर्चा एक रूटीन ऑपरेशनल एक्सपेंस है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये नई किताबें खरीदने जैसा नहीं है जो कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। What a fantastic way to put it. ये केस बोनस शेयर्स के बारे में था, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बिजनेस और फाइनेंस में ऐसी कितनी ही चीजें हैं जो सिर्फ मौजूदा रिसोर्सेज का रीएलोकेशन होती हैं, न कि कोई सब्सटेंसिव चेंज। ये फॉर्म वर्सेस सब्सटेंस का प्रिंसिपल हमें और कहां-कहां देखने को मिलता है। एक सवाल जिसके बारे में सोचा जा सकता है।